हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकेंड बायो सोनी पर। आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज और इस फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। ठीक है, और इस पर मैं लाया हूँ कुछ क्वेश्चंस। अगर आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो पॉज करके या आगे करके इस लेक्चर को आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, केवल क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो आप स्टार्टिंग से इस लेक्चर को देखिएगा, जिसमें हम आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज और स्फीयर की वजह से, चार्ज स्फीयर की वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा उसको हम फाइंड करके दिखाएंगे, कैसे वेरी करता है, कितनी इसकी वैल्यू होती है, ये हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ठीक, एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर सभी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर मैं एक चार्ज यहाँ पर ले लूँ, एक क्यू चार्ज ले लेता हूँ, ठीक, और इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, देखिए अगर यहाँ पर मैं एक चार्ज ले लिया हूँ क्यू, और यहाँ से आर डिस्टेंस दूर मैं एक बना लेता हूँ स्फेयर, आर रेडियस का एक स्फेयर बना लेता हूँ इस पॉइंट के चारों ओर। तो इस स्फेयर पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा? v इक्वल टू के क्यू बाई आर। v इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब जानते हैं कि आर डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, के क्यू बाई आर आता है। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल देखूंगा तो भी के क्यू बाई आर, यहाँ पर देखूंगा तो भी आर डिस्टेंस दूर है, के क्यू बाई आर, यहाँ पर देखूंगा तो भी। इसी तरह से इस स्फेयर के हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा। ठीक है ना? तो इस पोटेंशियल, इस सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इस सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना? यानी कि एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। एवरीवेयर, हर जगह का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो इस सरफेस को हम कहते हैं, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ये आर डिस्टेंस दूर मैं लिया हूँ। अगर मैं यहीं पर देखिए, अगर एक मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए अगर यहाँ पर फिर से मैं एक चार्ज ले रहा हूँ क्यू, और एक छोटा सा स्फीयर बना रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके क्रॉस फिर एक बड़ा सा बना रहा हूँ, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह से मैं जिस जिस रेडियस का, अलग अलग रेडियस का अगर मैं बनाते जाऊंगा, अलग अलग रेडियस का मैं बनाते जाऊंगा अगर स्फीयर, तो उन सारे स्फीयर के सरफेसेस पे, सारे स्फीयर के सरफेसेस पे पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। यानी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें कॉन्सेंट्रिक क्या मिल रहा है, सरफेस मिल रहा है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। ठीक है, अगर यही लाइन चार्ज होता, यानी कि एक लीनियर, एक लाइन पर अगर यही चार्ज होता, एक लाइन पर चार्ज होता, मैं यहाँ पर चार्ज दे रहा हूँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये चार्ज मैं दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया, वो उस लाइन पर यानी कि उस वायर पे यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस वो बनेगा सिलेंडर। क्या बनेगा? सिलेंडर। अलग अलग रेडियस का सिलेंडर बनता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये एक सिलेंडर हमने बना दिया। इसी तरह से मैं और अलग रेडियस का फिर यहाँ पर एक और सिलेंडर बना दे रहा हूँ, तो ये भी आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल क्या होगा, सरफेस होगा। आई बात समझ में? यानी कि लीनियर चार्ज की वजह से आपका सिलेंडर मिलता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल मिलता है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे आगे चल के। पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अगर मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल जो है ए पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल बी पॉइंट, दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना? तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो यहाँ से किसी चार्ज को, ए से किसी चार्ज को बी तक अगर मैं लेकर जाना चाहूँ तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जीरो। क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू होता है डेल्टा वी इंटू क्यू। डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू होता है। डेल्टा वी जीरो, तो किसी भी चार्ज को हम लेकर जाएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हमारी हो गई, क्या? कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस नहीं, टू पॉइंट्स इज जीरो।
ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए या फील्ड कहिए, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, इज जीरो ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक ना। ये तो आपके सिंपल दो आपके प्रॉपर्टीज हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है थर्ड, जिस पर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो आपके जेई में भी पूछे गए हैं, आपके उस तरह के न्यूमेरिकल्स और आपके नीट में भी पूछे गए हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अगर पास करेगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और अगर परपेंडिकुलर होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through equipotential surface perpendicularly, परपेंडिकुलरली। यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो कैसे पास करेंगी, परपेंडिकुलरली, यानी 90 डिग्री पर पास करेंगे। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर हमने एक स्फीयर बनाया था, हमने एक स्फीयर बनाया था, ठीक है, और इस स्फीयर के सेंटर पे हमने रख दिया था चार्ज, चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया था। अब यहाँ से जो इस ये पॉइंट मिल रहे थे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो सेम पोटेंशियल वाले मिल रहे थे। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकालूंगा तो कैसे निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके परपेंडिकुलर। यानी कि रेडियल लाइनें मैं जितनी खींचूंगा, जितनी रेडियस मैं खींचने वाला हूँ यहाँ पर, जितनी रेडियस मैं खींचने वाला हूँ, सब के सब परपेंडिकुलरली है, सब के सब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ से कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, सब का सब, ठीक ना। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो पास कर रही हैं, ये कैसे पास कर रही हैं, 90 डिग्री पर पास कर रही हैं। कैसे, 90 डिग्री पर पास कर रही हैं, ये सारे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसा एक सरफेस खींच दूं, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो आपकी परपेंडिकुलर पास करेंगी। कैसे पास करेंगी, परपेंडिकुलर, ठीक ना। यानी कि ये भी आपका 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पर ये पास करेंगी, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी थी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और वो हम खींचते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या खींचते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, फोर्थ नंबर, ठीक ना। दो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हमें मिलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इंटरसेक्ट करा दूँ तो एक डायरेक्शन अलग अलग हमें दो मिल जाएगी, ठीक ना। जैसे आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जहाँ पर करेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। उसी तरह से जब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसी पॉइंट से होकर जाने वाली दो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से हम खींच सकते हैं। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर खींचेंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी उसी प्रॉपर्टी से रिलेट करके ये प्रॉपर्टी आपकी है, क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती हैं, अगर करेंगी तो इफ टू
इक्विपोटेंशियल सरफेस intersect each other, then at the point of intersection of these will be direction of electric field कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी डायरेक्शन हो जाएगी, 2, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक साथ 2 डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती। जब एक साथ 2 डायरेक्शन में नहीं जा सकती तो 2 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं मिल सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो हम पीछे ही आपको बता चुका हूँ कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से हमें कैसा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मिलता है। कॉन्सेंट्रिक क्या मिलता है, स्फीयर मिलता है अलग अलग रेडियस का। ठीक ना, अलग अलग रेडियस का हमें कॉन्सेंट्रिक क्या मिलता है, स्फीयर मिलता है। ठीक है, अगर यही हमारी लीनियर चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग रेडियस का हमें सिलेंडर मिलता है। क्या मिलता है, सिलेंडर, यानी कि सिलेंड्रिकल सरफेस मिलता है। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर, ये सभी इनके जो सरफेस हैं, ये कर्व सरफेस जो है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल वाले हैं आपके। ठीक ना, तो ये अलग अलग, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए पूछ दिया तो स्फेरिकल बोल देंगे, लीनियर चार्ज के लिए बोल दिया तो हम सिलेंड्रिकल बोल देंगे। इसका एक पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूं यहाँ पर, और देखिए, अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर हम किसी भी चीज का इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचने के लिए दे दिया तो हम क्या करेंगे। पहले तो एक चीज हम ये ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां पर से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे परपेंडिकुलर पास कर रही है, वही आपका ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर पहला हम चीज ध्यान देंगे, क्या देंगे कि दीज आर परपेंडिकुलर टू, कौन, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ऑल प्लेसेस, एक जगह नहीं, हर जगह परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है। कौन, फील्ड लाइंस। तो जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर हम ध्यान देंगे कि हमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखानी होगी, कहां से कहां तक, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये तो हम आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि हाई पोटेंशियल से लेकर के किधर दिखाना है आपको, लो पोटेंशियल की ओर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल पे हमें कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके पिछले लेक्चर के भी बच गए हैं, तो आइए पहले उनको ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, ये क्वेश्चन तो आपका हो चुका है, ऑलरेडी डन, पिछले लेक्चर में ही हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी डन। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है पिछले लेक्चर में ही, ऑलरेडी डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VAB बिटवीन A 0,0,0 एंड B 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड YI कैप प्लस XJ कैप। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो एक बार आप रोक करके इसको ट्राई करिए, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, इतना अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग। एक एक स्टेप से, एक भी स्टेप इधर उधर हुआ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन लगेगा, एक भी कॉन्सेप्ट इसमें बचने वाला नहीं है। तो हमें इतना पता है कि dV इक्वल टू क्या होता है,
वेक्टर ई डॉट डी आर वो भी निगेटिव होता है। तो अब अगर हमें इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें डीवी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? किसी भी पॉइंट ए बी के बीच में बोला है तो आप या तो बी को लोअर लिमिट मानिए या तो ए को लोअर लिमिट मानिए, किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बी को ही मान लेता हूँ, बी लोअर लिमिट और ए अपर लिमिट, ठीक ना। यानी बी से ए तक हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, यानी कि वी ए माइनस वी बी निकालेंगे। यहाँ से वी ए माइनस क्या निकलेगा? वी बी। इधर भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? बी कहाँ तक है? 1,1,1 और ए कहाँ से कहाँ तक है? 0,0,0। और वेक्टर ई की वैल्यू हम रख लेते हैं। वेक्टर ई की जो वैल्यू ये वेक्टर ई है की वैल्यू कितनी है? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक ना। और ये डी आर को रहने देते हैं, ये भी आपका वेक्टर में ही होता है, डी आर को रहने देते हैं। अब ये अगर आई कैप जे कैप में दिया है तो जो डी आर जो पोजिशन वेक्टर है वो किस तरह से आएगा? जो पोजिशन वेक्टर है वो आता है आपका डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप में, यानी एक्स वाई जेड के में आता है। डी आर है ना छोटा सा पोजीशन, तो यहाँ पर भी मैं छोटा सा एक्स का, छोटा सा वाई का, छोटा सा जेड का ले रहा हूँ। रखिए इसको, तो ये मैं इंटीग्रेट करूंगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप को, और डी आर की वैल्यू अब मैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में चीजें दिया गया है तो यहाँ पर भी मैं एक्स वाई के फॉर्म में लिख लेता हूँ। डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अभी इंटीग्रेट होना बाकी है, ठीक ना। मैं लिमिट लगा लूंगा लास्ट में, यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हो 1,1,1 और ये 0,0,0, ठीक ना। मैं बार बार नहीं लगाऊंगा। अब आगे देखिए, मल्टीप्लाई करिए तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ करते हैं। तो डी एक्स आई का वाई आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा? वाई डी एक्स प्लस डी वाई का एक्स जे के साथ करेंगे, देखिए जे वाले का जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका? एक्स डी वाई, ठीक ना। यहाँ से लिमिट ये देखिए 1,1,1 से लेकर के ये 0,0,0, ठीक ना। अब देखिए ये अगर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अगर आ रहा है, ये कैसे हमें मिलता है? तो अगर आपको इंटीग्रेशन अगर आ रहा होगा, आपको हमने इंटीग्रेशन में सिखाया है कि अगर हमें डी बाई डी एक्स एक्स वाई हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। डी बाई एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन हमें फाइंड करना है, तो आपको याद होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, और इधर आपका डी बाई डी एक्स एक्स वाई है ही, ये अपॉन का डी एक्स अपॉन का डी एक्स अपॉन का डी एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका? डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यानी कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? डी एक्स वाई, यानी एक्स वाई का इंटीग्रेशन, एक्स वाई का इंटीग्रेशन, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? एक्स होता था, उसी तरह से डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स वाई होगा। लिमिट लगा देंगे 1,1,1 से लेकर के 0,0,0 तक, ठीक है ना। ये नीचे मैं जगह बचाने के लिए मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक, इतना ही बस हटाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि डी एक्स का एक्स होता है, बाकी ये सारी चीज़ें। तो डी एक्स वाई का आपका हो जाएगा एक्स वाई, लिमिट लग जाएगी 1,1,1 से लेकर के 0,0,0 तक, ठीक ना। अब क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक और चीज़ मैं यहाँ पर माइनस बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी माइनस बोल रहा हूँ, तो माइनस को तो रहने देते हैं। अपर लिमिट 0 है, एक्स की 0 है और लोअर लिमिट 1 है, तो 0-1 इंटू यहाँ पर 0 है और ये भी -1, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से भी -1 बचा, यहाँ से भी -1 बचा, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? +1, और ये -1 यानी कि -1 वोल्ट आएगा आपका किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? वी ए बी का, किसके बीच का? वी ए बी के बीच का, ठीक ना। केवल मैग्नीट्यूड अगर आपको बताना है तो आप केवल 1 वोल्ट भी बता सकते हैं, ठीक। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया है तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा। आइए देखिए, तो क्वेश्चन है वेक्टर इक्वल टू 3x² वाई आई कैप प्लस एक्स का क्यूब जे कैप, ठीक ना। और आपको उसी पॉइंट पर, वही आपका ए और बी का पॉइंट वही है, ए का पॉइंट है 0,0,0 और बी का जो पॉइंट है वो 1,1,1 है, ठीक ना। इसको भी आप लेक्चर को रोक के ट्राई करिए, ठीक ना, उसी तरह के कॉन्सेप्ट पर ये भी बेस्ड है। आइए इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। आइए डीवी लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक? बी से ए तक हमने देखा था, माइनस ई की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट रख लेता हूँ 3x² वाई आई कैप प्लस एक्स का क्यूब जे कैप। अब आप जानते हैं कि डी आर जो था वो किस तरह था? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे। लिमिट 1,1,1 से लेकर के 0,0,0 तक,
ठीक है ना, माइनस को रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो 3x² वाई आई कैप का dx आई कैप में, तो कितना आएगा 3x² वाई आई कैप, ठीक ना, प्लस जे कैप का जे कैप में करेंगे तो कितना आएगा एक्स का क्यूब डी वाई, ठीक ना, जे कैप का जे कैप में। एक मिनट, यहाँ पर जो आपका आई कैप आ रहा है वो आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आई कैप का आई कैप में करेंगे तो वो हो जाता है 1, ठीक ना। इसको हम कर लेते हैं पास थोड़ा। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 1,1, 1,1,1 से लेकर के कहाँ तक 0,0,0 तक, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या बच गया ये, अब ध्यान से देखिए 3x² वाई, यहाँ पर डी वाई में लग रहा है डी एक्स में भूल गया हूँ, डी एक्स यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, डी एक्स 3x² वाई डी एक्स प्लस एक्स का क्यूब डी वाई। अब ये वैल्यू को हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, तो अब देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर उल्टा सोचना पड़ेगा कि आखिर ये वैल्यू किसके डिफ्रेंशिएशन से हमें मिल रही है। तो अगर मैं एक्स के क्यूब वाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स, ठीक ना, तो क्या हमें मिलेगा, आपको पता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना। अगर यही फर्स्ट इंटू यानी कि वाई इंटू सेकेंड का करेंगे हम, यानी एक्स के क्यूब का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x² वाई, सॉरी 3x² आ जाएगा, ठीक ना। और आपका इधर क्या बच गया डी बाई डी एक्स बच गया। यहाँ पर देखिए अगर मैं डी एक्स से डी एक्स कैंसिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं दोनों, यहाँ पर तो है नहीं डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स लाने के लिए यहाँ पर भी डी एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डी एक्स से डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक्स के क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। लेकिन इस dx को हटाना है तो हमें dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर कैंसिल होगा। तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर डी एक्स का क्यूब वाई, तो डी एक्स का क्यूब वाई बच गया, और यहाँ से एक्स का क्यूब डी वाई, और यहाँ से 3x² वाई डी एक्स आ गया। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है डी एक्स के क्यूब वाई का, और लिमिट रही है 1,1,1 से 0,0,0 तक, ठीक ना। अब आप जानते हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता था, तो डी एक्स के क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब वाई, और ये माइनस रहने दीजिए, लिमिट 1,1,1 से 0,0,0 तक, ठीक ना। इसको भी आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, माइनस को रहने दीजिए, ये 0-1 का क्यूब -1 हो जाएगा, और 0-1 इंटू यानी अभी -1 हो जाएगा, यानी यहाँ से भी आपका -1 वोल्ट आपका आएगा डिफ्रेंशिएशन किसके बीच का, अपर लिमिट वी ए माइनस वी का, वी ए माइनस वी बी का। लेकिन मैग्नीट्यूड बस बताना होगा तो वो कितना आएगा 1 वोल्ट, क्या आएगा 1 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, इनको आप एक बार फिर से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज शोन इन द गिवन ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक ना। ये v वर्सेज एक्स का ग्राफ दिया है और हमें ई वर्सेज एक्स का ग्राफ हमें खींचना है, ठीक ना। इसका ग्राफ खींचना है ई वर्सेज एक्स का, कि ई एक्स पर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। आइए पहले तो हमें ग्राफ बना ही लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ हमने बना लिया, कोऑर्डिनेट्स हमने खींच लिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर v वर्सेज एक्स का ग्राफ दिया है, अगर हमें ई फाइंड करना है इतने इतने का, ठीक ना, कितने का इतने का, इतने का ई हमें फाइंड करना है कि आखिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। तो ई इक्वल टू कैसे निकालेंगे, डी वी बाई डी आर करके या डी वी बाई डी एक्स करके। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा है 10 - 10, और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है -2 है, तो -2। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आर है ना वो डेल्टा आर यानी कि पोजीशन में चेंज होता है, वहाँ उसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, चेंज इन पोजीशन कितना है -2 से लेकर 0 तक, यानी कि +2 ही रखेंगे हम लोग। तो ये कितना आ गया -5 न्यूटन पर कूलम। अब -5 न्यूटन पर कूलम को दिखाने के लिए देखिए -2 से 0 तक, तो यहाँ पर -2 दिखा देते हैं, ये एक्स है आपका, और यहाँ से ये आपको ई मिल रहा है, ठीक ना। यहाँ से हम -2 दिखा देते हैं, ई की वैल्यू 5, यहाँ से हम इतना -5 वोल्ट न्यूटन पर कूलम दिखा देते हैं, तो ये आपका ग्राफ हो गया ई का, ठीक ना। अच्छा अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें इसमें ई कितना होगा, तो ई की वैल्यू जो है यहाँ पर वो होगी -डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स का, वही डेल्टा आर जो भी हम कर सकते हैं। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक यानी कि 0 से लेकर 2 तक कितना पोटेंशियल चेंज होगा, कोई नहीं, यूनिफॉर्म है पोटेंशियल, यानी कि ये 0 अब कितना हो भी नीचे रख लीजिए, तो 0/2 कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा वो आपका 0 ही आएगा, यानी कि हम -2 से 2 तक 0 दिखा देंगे। ये देखिए ये कहाँ तक दिखा रहे हैं हम लोग, +2 तक, 0 कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए 2 से अगर 4 तक की बात करूं तो 10 से 20 हो गया, यानी कि 20 - 10 पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी माइनस में,
और अपान 2 का चेंज हो रहा है, यानी कि 20 माइनस 10 यानी कि आपका -10 होगा। -10 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -5। -5 का मतलब वही ग्राफ नीचे की तरफ दोबारा से आएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये आ रहा है आपका? 2 से 4 तक आ रहा है। अब हमें 4 से 8 तक का चाहिए, तो काम करते हैं पहले इसको थोड़ा-सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना? इसको थोड़ा-सा और हम बढ़ा लेते हैं। इस लाइन को थोड़ा-सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना? तो ये 4 था, 4 तो हमें 8 तक हमें पता करना है, 8 तक, 4 से 8 तक का। तो 4 से 8 तक में देखिए 20 था और 20 से हो गया 0 और 4 से 8 के बीच में 4 का डिस्टेंस है, यानी 20 से 0 तो फाइनली 0 माइनस 20 और वो भी माइनस में हम लेंगे और 4 का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो +20/4 यानी कितना हो गया? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट होगा तो वो कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ यानी कि 4 से ये 8 तक 5 वोल्ट और हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कितना? +5 वोल्ट कह रहा हूँ मैं, न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना? ये न्यूटन पर कूलम में है और ये आपका एक्स है जो कि आपका मीटर में है। आई बात समझ में? तो अगर आपको v वर्सेज एक्स ग्राफ से ई वर्सेज एक्स ग्राफ पूछे तो आप क्या करेंगे? उतने एक-एक पर्टिकुलर ग्राफ का आप निकालेंगे ई और उसको डिनोट करते हुए चले जाएँगे उसी पोजीशन के फॉर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A charge Q 10 microcoulomb is distributed uniformly over the circumference of a ring of radius 3 meter placed on XY plane with the center at origin. Find the electric potential at the point 0, 0। ये अभी टॉपिक हमें पढ़ना है आगे। ठीक है, मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्वेश्चंस लाए हैं तो पहले हम उसको देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये रहा देखिए। सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर विद पोटेंशियल 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। ठीक है ना? आगे एक 40 वोल्ट है जिसको हमने हटा दिया है। एंड एंगल्स 30 डिग्री, एंगल सबका 30 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका दिया है। तो आपको हमने बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हमें खींचनी होती है, किसकी डायरेक्शन? ई की डायरेक्शन। लेकिन परपेंडिकुलर 2 तरीके से मिल सकती है, ठीक है ना? एक परपेंडिकुलर आपका देखिए कैसे मिलेगा, ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर हम नीचे भी तो खींच सकते हैं या तो इधर। अब हमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है कि इधर लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, होगी किधर? तो याद करिए हमने आपको बताया था कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन खींची जाती है। यानी इधर हायर पोटेंशियल है, हायर लोअर लोअर, यानी हायर से लोअर इधर हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगी। आइए तो हम खींच भी लेते हैं इसमें। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी कुछ ऐसे, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है? अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी टोटल आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है? तो यहाँ से भी मैं तो वहाँ से खींच के दिखाया हूँ, अगर मैं यहाँ से भी खींचना चाहूँ, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है? अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, परपेंडिकुलर है सरफेस के, और ये आपका 30 डिग्री एंगल और ये आपका 60 डिग्री एंगल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स या डेल्टा आर, जो भी आप कहिए। माइनस डेल्टा वी कैसे? 20, ये 10 है तो फाइनल आपका 10 है और माइनस इनिशियल आपका 20 है, क्योंकि मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना? अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ये डिस्टेंस हमें पता है 10 से 20 के बीच में 10 होगा, लेकिन हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कितनी होगी वैल्यू? तो अगर ये 10 है तो थीटा थीटा से सटा हुआ क्या हो जाएगा? 10 कॉस 60 डिग्री। तो ये आपका -10 माइनस माइनस +10 हो जाएगा। 10 को रहने दीजिए, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 से कट करेंगे 5, तो आपका आ जाएगा +2 न्यूटन पर कूलम, +2 न्यूटन पर कूलम। ठीक ना? किधर डायरेक्शन आप देखिए, डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है ना? ये क्वेश्चन था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। आइए अब हम अगला टॉपिक आपको लेकर चलते हैं, अगले टॉपिक पर। क्या है अगला टॉपिक आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। एक क्वेश्चन था इस पर, ठीक ना? तो उसको हम करने से पहले पहले ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। आइए, तो ये हम एक रिंग बना दिए और इसके इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर
एक पॉइंट P ले लिए, जिस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अभी मैं इस रिंग को, ये जो रिंग है, इसको हम चार्ज दे देते हैं प्लस क्यू। तो जब हम इसको चार्ज देंगे प्लस क्यू, तो ये इनफॉर्मली तरीके से पूरे रिंग पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरे रिंग पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हमें छोटे छोटे चार्ज की वजह से, छोटे छोटे चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो बताइए अगर मैं छोटा सा चार्ज लेता हूँ डी क्यू लेता हूँ, तो इस डी क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, डी भी। कितना आएगा, डी भी। तो डी भी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, डी क्यू बाई, अगर ये आर मैं माना हूँ, इसको रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का काम करेगा। तो अंडर रूट कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। इसी तरह से छोटे छोटे सारे डी क्यू का सारे डी क्यू का यहाँ पर देखिए, जितने छोटे छोटे डी क्यू हैं, सारे डी क्यू तो उतने ही डिस्टेंस पर हैं, सभी इतने ही डिस्टेंस पर आएंगे, क्योंकि ये ऐसे है और इसके बीच से यहाँ पर पॉइंट जा रहा है, ठीक ना। तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि सारे छोटे छोटे चार्जेस की डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो सबको ऐड करेंगे तो छोटा छोटा डी क्यू ऐड होकर के क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पर r इक्वल टू जीरो ले लूँ, r इक्वल टू जीरो, तो इसके सेंटर पे बात आएगी। जब सेंटर पे आएगा तो यानी कि एट सेंटर, v एट सेंटर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r हम जीरो ले रहे हैं तो q बाई क्या बच गया, कैपिटल R। तो आप जानते हैं कि एक अगर मैं रिंग ले रहा हूँ ऐसा, ठीक है, ये रिंग में है, तो इसके रिंग पर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, यानी पॉइंट चार्ज के जैसा। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं कि कैसे वेरी करता है इसका पोटेंशियल r पर, तो कैसा आएगा ग्राफ इसका, बनाने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। आइए इससे ही बना लेते हैं फ्री हैंड से, कुछ ऐसा, ठीक है। ये v वर्सेज r का आपका ग्राफ है, ठीक है, ओरिजिन पे, ठीक है, जीरो पे। r जब जीरो होगा तब जाकर को उसका मैक्सिमम है, कितना है, q बाई वन, के क्यू बाई आर है, के क्यू बाई आर मैक्सिमम है। ठीक है, आइए इस पर हम क्वेश्चन लाए हैं। इस पर एक क्वेश्चन था जो कि हम लोग कर लेते हैं। हाँ देखिए, अ चार्ज q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस 3 मीटर प्लेस्ड ऑन अ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में प्लेस्ड है। ये रिंग मैं बना लेता हूँ कुछ ऐसे, एक्स वाई प्लेन यही मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है आपका, ठीक है। 3 मीटर इसका रेडियस है, तो रेडियस मैं दिखा देता हूँ, इसकी 3 मीटर रेडियस है, ये भी हो गया। एक्स वाई प्लेन में है, मैं प्लेन लिख देता हूँ, एक्स वाई प्लेन है। सेंटर एट ओरिजिन कितना, द फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 0,0,4 मीटर, यानी ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 4, एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, और z की वैल्यू एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जिस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है वो इसके परपेंडिकुलर कुछ इधर की तरफ आएगा, और उसकी डिस्टेंस होगी 4 मीटर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये आपकी होगी स्मॉल आर की वैल्यू, ये आपकी होगी कैपिटल आर की वैल्यू, हमें निकालना है v। तो फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाई अंडर रूट कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज आपका कितना 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -6, अंडर रूट आर का स्क्वायर, यानी रेडियस है आपका 3 का स्क्वायर, और स्मॉल आर है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 9, यानी कि 10 माइनस 6 यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5, 5 से इसको कट करिए, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, यानी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आपका रिंग पर भी एक क्वेश्चन हो गया। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जो कि है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ना। लेकिन नॉन कंडक्टिंग को देखने से पहले हम देख लेते हैं कंडक्टिंग वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। ये दोनों स्फीयर वाले जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर आपके भर भर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपके नीट में भी पूछे गए हैं, जेई में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो हम एक स्फीयर बना लेते हैं,
ये आपका स्फीयर बन गया, ओह सॉरी, ये आपका स्फीयर बन गया। इसको हम चार्ज दे लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है, इसको हम चार्ज दे देते हैं प्लस क्यू, जो कि यूनिफॉर्मली पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेडियस हम ले लेते हैं आर। तो पहले तो हम निकालेंगे वी इनसाइड, जो अंदर जो इसका पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो आता है सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। यानी कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही आपका होगा कहाँ पर, इसके अंदर भी, और उसकी वैल्यू होती है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ठीक ना, रेडियस के बराबर। ये आर रेडियस है, रेडियस है। लेकिन अगर यही आउटसाइड अगर मैं निकालूं किसी पॉइंट पर, आउटसाइड किसी पॉइंट पर एट आर डिस्टेंस पे, तो वो आपका आएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। यानी यहाँ पर एक चीज हमें पता चली, क्या पता चली, कि सरफेस से लेकर के सेंटर तक का, ठीक ना, जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। यानी कि ये जो रीजन हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है इक्वी पोटेंशियल रीजन। क्या मिल रहा है, इक्वी पोटेंशियल रीजन, ठीक है। सरफेस नहीं कहेंगे इस बार, रीजन कहेंगे। पूरा रीजन ही, स्फीयर के अंदर का पूरा रीजन ही क्या है, इक्वी पोटेंशियल है। यानी यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल सेम। इस पर स्फीयर पे कोई पॉइंट है, वहाँ का पोटेंशियल सेम, ठीक ना। तो अंदर कोई भी पॉइंट हो, सरफेस पे कोई भी पॉइंट हो, उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर बाहर की बात करें तो वो अलग आता है, के क्यू बाई आर। यानी जैसे जैसे स्मॉल आर चेंज होगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता जाता है। इसका हम एक ग्राफ खींच लेते हैं, आइए, ठीक ना। तो एक तो आपका स्मॉल आर जो है जब तक कैपिटल आर के बराबर है, अगर कैपिटल आर के बराबर वो है, ठीक है, कैपिटल आर के अगर बराबर है, स्मॉल आर बराबर है किसके, कैपिटल आर के, स्मॉल आर बराबर किसके, कैपिटल आर के, तो क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन जैसे ही बाहर आ जाते हैं वैसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है किसके, आर के। तो ये आपका भी वर्सेस आर का ग्राफ रहा। यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के, और यहाँ पर भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। सेंटर से लेकर के इस सरफेस तक, सेंटर से लेकर के सरफेस तक जो पोटेंशियल है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूं, देखिए मैं पॉइंट दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट, और यहाँ पर सरफेस पे कोई बी पॉइंट। तो हमें अगर वर्क डन निकालना है ए से बी तक लाने के लिए, किसी चार्ज को, एक एक्स्ट्रा चार्ज में ले रहा हूँ कैपिटल क्यू को लाने में कितना वर्क डन करना होगा, तो डेल्टा भी इंटू क्यू। डेल्टा भी कितना, जीरो, और ये चार्ज क्यू जीरो। यानी कि इक्वी पोटेंशियल रीजन में जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। जिस तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमारा जीरो आ रहा था। आई बात समझ में। अब हम देख लेते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आइए यहाँ पर भी पहले हम एक बना लेते हैं एक स्फीयर, ये एक स्फीयर हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको भी हम चार्ज दे देते हैं क्यू। लेकिन जब हम इसको चार्ज क्यू देंगे तो वो इस बार पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, पूरे रीजन में, पूरे वॉल्यूम में, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस बार जो अंदर इनसाइड जो पोटेंशियल आ रहा था वो हर एक पॉइंट पर सेम नहीं आएगा। वहां पर तो पूरा चार्ज जो है कहाँ रहता था, सरफेस पे। तो अंदर पूरे रीजन में क्या आता था, पोटेंशियल सेम आता था। लेकिन यहाँ पर पूरे रीजन में सेम नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसका मैं डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ, जो कि वेरी करता है कुछ इस तरह से। वी इनसाइड की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू आएगी के क्यू बाई आर, और स्मॉल आर पे ये डिपेंड करता है, तो वो आता है 3/2 माइनस हाफ स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक ना। कुछ इस तरह से अंदर वेरी करता है। अब यहाँ पर मैं अलग अलग स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा वैसे वैसे आपका वी इनसाइड भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो जिस पॉइंट पर भी आपसे पूछेगा, अंदर किसी भी पॉइंट पर पूछेगा आपको, इसकी रेडियस में कैपिटल आर है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो जिस पॉइंट पर भी पूछेगा आपका पोटेंशियल, वो उस पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं सेंटर पे निकालना चाहता हूँ, वी एट सेंटर, सेंटर पे निकालना चाहता हूँ, तो स्मॉल आर की वैल्यू हम क्या रखनी है, यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो। क्योंकि सेंटर से हम अगर स्मॉल आर की वैल्यू लिखूंगा तो वो जीरो ही तो होगी। यहीं से सेंटर के यहाँ से मेजर करते हैं स्मॉल आर की वैल्यू, ठीक ना। स्मॉल आर कहाँ से लेना है, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो रखिए फार्मूले पे v इक्वल टू
कहाँ पे, सेंटर पे, के क्यू बाई कैपिटल आर, ये आपका 3/2 रहने दीजिए, माइनस ये 1/2 है, ठीक ना, ये 1/2 मैं इसको ठीक से कर देता हूँ, ये 1/2 है। तो 1/2 ये जीरो कर देंगे तो अब ऊपर जीरो हो गया कुछ भी, तो वो ओवरऑल वैल्यू जीरो ही आएगी, यानी कि 3/2 के क्यू बाई, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर, ये आपका कहाँ आ गया, सेंटर पे। अगर हमें यही स्फेयर पे फाइंड करना है, तो सॉरी सरफेस पे फाइंड करना है, तो सरफेस का तो हमें पता ही है पहले से ही, के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, मैं कैपिटल क्यू बार बार लिख दे रहा हूँ, के क्यू बाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, ठीक है। तो ये सरफेस पे, ये सेंटर पे हमें पता चल गया। और बाहर किसी भी पॉइंट पर बोलेगा तो बाहर तो वैसे ही होगा, यानी कि आउटसाइड की बात अगर करेगा तो आउटसाइड तो के क्यू बाई स्मॉल आर, जैसे आपका पिछले वाले में था वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये आपके रिलेशन मिल गए, ठीक। तो ये रहे आपके स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसकी वजह से, स्फेयर की वजह से। अब मैं इन्हीं पर क्वेश्चंस लाया हूँ, उन क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ा हूँ जो क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं आपको करा दूंगा डायरेक्ट, ठीक ना, स्फेयर के, क्योंकि स्फेयर का कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर भी बचा है आपका। तो आइए जो क्वेश्चन बचे हैं उनको एक एक करके करते हैं, जिनमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा आपको। Two identical thin ring, each of radius capital R, are coaxially placed at a point R. If Q1 and Q2 are respectively the charges uniformly spread on the two rings, find the work done in moving a charge Q from the center of rings having charge Q1 to the other rings. यानी जिस पर Q1 चार्ज है वहां से लेकर के दूसरे रिंग के सेंटर तक हमें लेकर जाना है चार्ज को, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर दो रिंग बना लेते हैं, देखिए ये दो रिंग हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक को हम चार्ज दे देते हैं, कितना कितना देना है, एक को चार्ज Q1 और एक को चार्ज देना है Q2। हमें कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग हैविंग चार्ज Q1 सेंटर से लेकर के टू द अदर रिंग, दूसरे रिंग के सेंटर तक हमें लेकर जाना है, यानी कि यहाँ से चार्ज यहाँ तक लेकर जाना है। किस चार्ज को लेकर जाना है, स्मॉल क्यू चार्ज को, यानी कि स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है। तो ये पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक ना। तो हमें अगर वर्क डन निकालना है तो हमें ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोजीशन बी है और इनिशियल पोजीशन ए है, यानी बी वी माइनस बी ए चाहिए। तो वी वी कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो इस चार्ज की वजह से भी आएगा, Q1 की वजह से भी, और वो Q2 की वजह से भी आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ की ये डिस्टेंस यूज करूंगा, जो कि आपका क्या है, दोनों का रेडियस आर है, ये आर और ये भी, बीच की डिस्टेंस भी आर यहाँ पर दिया है, ठीक ना, दोनों का डिस्टेंस आर। तो ये आपका हो जाएगा √2 इंटू आर के बराबर। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के Q1 बाई √2 आर, ठीक है। Q2 की वजह से तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, के Q2 बाई आर। ये बी पॉइंट पर आपका आ गया पोटेंशियल, माइनस ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमें निकालना है, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर भी Q2 की वजह से आएगा, कैसे आएगा, के Q2 और डिस्टेंस कितनी है, √2 आर के बराबर, प्लस के Q1 अपॉन यहाँ पर भी रेडियस कितनी है, आर के बराबर। अब माइनस करेंगे तो देखिए के Q1 और Q1 वालों को एक साथ रखते हैं, के Q1 अपॉन √2 आर माइनस के Q1 अपॉन आर, ठीक ना। और यहाँ से क्या बच रहा है, प्लस के Q2 बाई आर माइनस के Q2 बाई √2 आर। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, Q1 को कॉमन ले लीजिए। काम करिए, मैं कुछ ऐसे कॉमन लेता हूँ कि दोनों में ब्रैकेट में सेम बचे, तो यहाँ से मैं माइनस Q1 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस Q1 लूंगा तो देखिए क्या बचेगा, माइनस Q1 नहीं, माइनस के Q1 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस के Q1 बाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया आपका, यहाँ से माइनस ले लिया तो यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर माइनस बचेगा, -1/√2, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कितना, 1, ठीक ना। अब सोचिए यहाँ से भी अगर मैं के क्यू बाई आर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से 1 माइनस 1/√2। अब ध्यान से देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम बचा, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ, ठीक ना। एक पेज ले लेता हूँ, इस पर सॉल्व कर लेता हूँ आगे इसको। देखिए के Q1 बाई आर, के Q1 बाई, अच्छा एक मिनट, ये Q2 है आपका, तो के Q1 बाई आर और ये के Q2 बाई आर। तो देखिए यहाँ पर जो 1 माइनस है, 1 माइनस 1/√2, इसको हम एक साथ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों सेम मिल रहा है यहाँ पर, ठीक ना। और जो बच गया, क्या बच गया, अगले ब्रैकेट में के Q2 बाई आर माइनस के Q1 बाई आर, इसको मैं अगले ब्रैकेट में रख लेता हूँ। देखिए
के क्यू टू बाई आर ये वाला और ये माइनस वाला, ठीक ना। तो यहाँ से अंडर रूट टू वन जा अंडर रूट टू माइनस वन, यानी अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू बच जाएगा। और यहाँ से देखिए के बाई आर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया क्यू टू माइनस क्यू वन, ये आपका आ गया डेल्टा वी। हमें चाहिए वर्क डन, तो इसमें हम स्मॉल क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि स्मॉल क्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और ये आपका अंडर टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू के बाई आर और ब्रैकेट में क्यू टू माइनस क्यू वन आपका हो गया, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। सारे आपके इस लेक्चर में सारे क्वेश्चंस आपके एक से एक अलग अलग कॉन्सेप्ट पर हैं, और सारे कॉन्सेप्ट आपके अलग तरीके के हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक ना। सारे टेढ़े क्वेश्चन हैं आपके, ठीक। एक एक क्वेश्चंस को आप रोक कर ट्राई करिएगा या ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर कैरिंग अ चार्ज ऑफ 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम हैज अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट एट इट्स सरफेस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। रेडियस पूछा है ड्रॉप का, ठीक है। If two drops of the same charge and the same radius combine to form a single spherical drop, what is the potential at the surface of new drop। यहाँ पर पहले तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। कैसे रेडियस निकालेंगे, अगर स्फीयर है तो स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, के क्यू बाई आर आता है। यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, तो वी है आपका 500 वोल्ट, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज है आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये आपका रहा रेडियस। रेडियस को इधर लाइए, 500 को इधर लेकर जाइए, तो रेडियस को इधर ला दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27 और एक 28, एक पॉइंट पे डेसिमल, और प्लस 9 माइनस 19 माइनस 10 बचेगा, और अपान में ये रहा 500, ठीक है। 500 का मतलब 10 टू द पावर 2, जो कि ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा 25, 3 बचा, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 36, सॉरी 30, 5 6 जा 30, और ये 10 टू द पावर प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 12। इतना मीटर हो गया आपका रेडियस, जो कि पूछा था। अब बोल रहा है कि टू ड्रॉप्स ऑफ द सेम चार्ज एंड द सेम रेडियस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप। तो देखिए, अगर दो ड्रॉप्स या कई सारे ड्रॉप्स अगर कंबाइन करते हैं तो उनकी जो रेडियस होती है वो कैसे हम निकालते हैं। सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उनका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा। यानी कि जो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, वो दो छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। कैपिटल आर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 2, ये क्यूब है ना, उधर जाएगा तो 1/3 पावर हो जाएगा, तो 1/3 पावर, और ये स्मॉल आर, ठीक ना, क्योंकि क्यूब से क्यूब इसका खत्म, और यहाँ पर क्यूब नहीं था तो 1/3 पावर लग गया, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द न्यू ड्रॉप। अगर हमें सरफेस पता करना, पोटेंशियल फाइंड करना है, वी डैश कह रहा हूँ उसको, तो वो कितना होगा, के क्यू डैश नया चार्ज और नया रेडियस कैपिटल आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश की, काम करते मैं इसको वैल्यू क्यों रखूं, ये बिना वैल्यू रखे भी सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे, के को रन दीजिए, क्यू डैश 2 क्यू के बराबर हो जाएगा, और कैपिटल आर की वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूँ 2 के पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। यहाँ से देखिए के क्यू बाई स्मॉल आर बाहर ले लीजिए, क्या बच गया 2, और यहाँ पर 2 के पावर 1/3, यानी 2 के पावर 1 है, ये 1/3 ऊपर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो क्या बच गया, के क्यू बाई आर की वैल्यू जो होती है वो है 500, और यहाँ पर 2 के पावर 3 1 जा 3 -1, यानी कि 2/3 हो गया, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल सॉरी एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और इसकी एटॉमिक न्यूक्लियस है, यानी कि यहाँ पर 50 प्रोटॉन होंगे, जेड की वैल्यू 50 दिया है, यानी कि एटॉमिक नंबर दिया है, यानी कि 50 प्रोटॉन होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की बात कर नहीं रहा है। न्यूक्लियस की वजह से पोटेंशियल हमें निकालना है। रेडियस आपका है कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, यानी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। 50 प्रोटॉन की वजह से जो टोटल चार्ज आएगा वो 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 16 5 जा 800, यानी 80 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का ये चार्ज रहा, ये रेडियस रहा, भी निकालना है। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज है आपका 80 इंटू 10 टू द पावर -19, और
रेडियस है आपका 9 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 से 9 ये आपका हो गया कैंसिल, -5 ऊपर जाएगा तो 9 5 14 और ये -19, यानी कि 14 -19 -5 बचेगा, और ये आपका 80 है ही, ठीक ना। 80 है तो 8 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं इसको, ये आपका वोल्ट, ठीक ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल इज। इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक ना, यानी कि अगर मैं सिग्मा मान लूँ इस पर भी तो सिग्मा इस पर भी है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी। रेडियस इसका r1 है और इसकी रेडियस r2 है। अगर हमें पोटेंशियल निकालना है v इक्वल टू, तो हमें निकालना पड़ेगा q, क्योंकि रेडियस तो हमें पता है। तो अगर मैं इसका q लिखूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4πr1 का स्क्वायर। इसका चार्ज लिखूं यानी ये q1 है, q2 लिखूं तो सिग्मा इंटू इसका एरिया 4πr2 का स्क्वायर। चार्ज आ गया तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, v1 अपॉन v2 के q1 अपॉन r1 अपॉन के q2 अपॉन r2, ठीक है। कैसे के तो कैंसिल, q1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4πr1 का स्क्वायर अपॉन r1, सिग्मा इंटू 4πr2 का स्क्वायर अपॉन r2, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, एक r1 से एक r1 कैंसिल, ठीक है, और एक r2 से एक r2 कैंसिल, यानी v1 अपॉन v2 की वैल्यू आ गई आपकी r1 अपॉन r2, क्या आ गया r1 अपॉन r2, ठीक ना, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A spherical conductor of radius 2 meter is charged to a potential of 120 volt. It is now placed inside the another hollow sphere conductor of radius 6 meter. Calculate the potential to which the bigger sphere would be raised. देखिए, एक रेडियस 2 मीटर वाला है जिसका पोटेंशियल है 120 वोल्ट, v इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो v है 120 वोल्ट, के क्यू छोड़िए, आर की वैल्यू है 2, के क्यू की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 240, ठीक ना, 240 रहने देते, यूनिट अभी मैं नहीं रखूंगा। आगे देखिए, अब बोल रहा है कि इसको एक बड़े स्फीयर में रख रहे हैं। देखिए, जब बड़े हॉलो स्फीयर में रखेंगे, एक स्फीयर ये है सपोज करिए, और इसमें जब छोटा स्फीयर रखेंगे ना, तो छोटा स्फीयर कुछ इससे टच करता हुआ बनेगा, ठीक ना। और जब टच, क्योंकि बीच में तो रुक नहीं सकता, हॉलो स्फीयर है ना, बीच में कहाँ रुकेगा, टच हो करेगा ही करेगा। तो इस पर जो चार्ज था, इस पर जो भी चार्ज था, वो इससे टच होने के बाद इसके बाहरी सरफेस पे पूरा चार्ज आ जाएगा। जब इसके बाहरी सरफेस पे पूरा चार्ज आ जाएगा बड़े वाले के, तो उसका पोटेंशियल जो आएगा वो बड़े वाले के रेडियस के बराबर आएगा। क्यू तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो के क्यू की वैल्यू कितनी है 240, और बड़े वाले की रेडियस कितनी 6 मीटर, कितना वोल्ट 40 वोल्ट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब भी एक स्फीयर को दूसरे हॉलो स्फीयर में हम डालते हैं, यानी टच हो गया, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर अगर टच हो गए, तो जो अंदर वाले का जो चार्ज है वो बाहर चला आता है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है कंडक्टर के, ठीक ना। वो सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाता है, यानी कि स्फीयर के बाहर आ जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर एट द सरफेस ऑफ द बोथ सरफेस स्फीयर। तो पहले तो मैं एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना लेता हूँ, एक स्फीयर ये और एक स्फीयर ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर एट द सरफेस ऑफ बोथ स्फीयर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर चार्ज मान लेता हूँ आपका Q1 और यहाँ का चार्ज मान लेता हूँ Q2। इसकी रेडियस में मान लेता हूँ R1 और इसकी रेडियस में मान लेता हूँ R2, ठीक ना। अलग अलग रेडियस हो गई, अलग अलग चार्ज हो गया। तो अगर हमें पहले स्फीयर की वजह से, ठीक ना, ये मैं पहला स्फीयर कहता हूँ, यह मैं दूसरा स्फीयर कहता हूँ। मुझे पहले तो मैं सेंटर पे निकालना चाहता हूँ O पर, भी एट O। अगर मुझे O पर निकालना है पोटेंशियल, तो पहले स्फीयर की वजह से भी आएगा, दूसरे स्फीयर की वजह से भी आएगा। पहले स्फीयर की वजह से कितना आएगा, के Q1 बाई R1, क्योंकि सेंटर पे स्फीयर के बराबर ही आता है। दूसरे के बराबर कितना आएगा, के Q2 बाई R2, सिंपल, समझ रहा है ना, क्योंकि Q2 के लिए भी ये पॉइंट अंदर ही है, तो R2 के बराबर ही आएगा। अब अगर मुझे पहले सरफेस पे यानी 1 पर निकालना है, पहले सरफेस पे, पहले स्फीयर के सरफेस पे निकालना है 1 पर, तो कितना होगा, तो इसके स्फीयर पे है तो वो हो जाएगा के Q1 बाई R1, ठीक है। और ये दूसरे के लिए भी उतना ही है ना, दूसरे के लिए क्या है, उतना ही है, यानी कि के Q2 बाई R2, यानी कि दूसरे स्फीयर के लिए अंदर वाला पॉइंट है, यानी कि R2 ही आपका रेडियस रहेगा। यानी कि O पर, इसके सेंटर पे और इसके स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर हमें दूसरे सरफेस के स्फीयर पे अगर हमें निकालना है
तो Q1 के लिए ये बाहरी पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि K Q1 बाई बाहर का रेडियस कितना R2, और दूसरे के लिए K Q2 और बाहर का रेडियस कितना R2। अगर हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल 1 के बीच का और दूसरे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों के बीच का, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करिए, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, माइनस करेंगे जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। ये देखिए ये दोनों में सेम है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, के Q1 बाई R1 माइनस के Q1 बाई R2, यानी कि क्या बच रहा है आपका, के Q1 बाई R1 माइनस के Q1 बाई R2। कॉमन ले लीजिए, के Q1 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा क्या आपका 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है ना, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के पॉइंट का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ बोथ surfaces of spheres does not depend on the charge of outer sphere, यानी आउटर स्फीयर पे जो चार्ज होगा उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं बाहर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ x, और हमें x पे निकालना है क्या, पोटेंशियल, तो x का पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए छोटे वाले के लिए भी बाहर, बड़े वाले के लिए भी बाहर, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, के Q1 बाई एक्स और के Q2 बाई एक्स, दोनों के लिए x दूरी है, ठीक ना। अगर मैं y यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ y, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी है y, ठीक ना, ये भी डिस्टेंस x थी, तो y पर कितना पोटेंशियल होगा, तो छोटे वाले के लिए तो बाहर, यानी कि के Q1 बाई वाई हो जाएगा, प्लस बड़े वाले के लिए अंदर की तरफ बिहेव करेगा, यानी कि के Q2 बाई R2 ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की वजह से अलग अलग पॉइंट पर हम लोग क्या निकाल लिए हैं, पोटेंशियल, कहीं पर भी पूछ सकता है। यहाँ पर मैं आपको 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिखा रहा हूँ, वो 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के साथ भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो मैं होमवर्क में आपको दे दे रहा हूँ 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की वजह से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो एक स्फीयर ये रहा, 1 मिनट, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, इसको हम ठीक से कर लेते हैं बीच में, और एक स्फीयर आपका ये रहा, ठीक ना। इन तीनों पर मैं चार्ज दे देता हूँ, इन तीनों पर चार्ज मैं दे देता हूँ, इस पर है Q1, इस पर है Q2 और इस पर है Q3। रेडियस में देता हूँ R1, R2 और ये रहा R3, ठीक ना। क्या निकालना है, हर एक पॉइंट पर, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ठीक ना। तो फाइंड करना है क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसको आप हमें बताएंगे कमेंट में, ठीक है ना। और आगे मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ट्राई करके आइएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक ना। इन क्वेश्चंस को आप क्या करके आइएगा, ट्राई करके आइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।